नमस्कार। कश्मीर घाटी में क्या हो रहा है? आतंकी अब आए दिन निशाना बनाकर हत्याएं कर रहे हैं और अब आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा कर्मी ही नहीं, आम लोग भी हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। बुधवार शाम आतंकवादियों ने बडगाम जिले में सोशल मीडिया की स्टार अमरीना भट्ट की उनके ही घर के बाहर हत्या कर दी। परिवार के मुताबिक आतंकी कलाकार बनकर आए और अमरीना से कहा कि वो उसके साथ एक वीडियो शूट करना चाहते हैं और इसी के साथ उन्होंने पिस्तौल निकाली और अमरीना की गर्दन पर गोली मार दी। हमले में अमरीना का 10 साल का भतीजा भी घायल हुआ। कश्मीर घाटी में 24 घंटे के अंदर आतंकियों ने निशाना बनाकर ये दूसरा हमला किया है, जिसमें बच्चों को भी नहीं बख्शा गया है। मंगलवार को ही आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी सैफुल्लाह कादिर की श्रीनगर में उसके घर के बाहर ही हत्या कर दी। सैफुल्लाह की 7 साल की बेटी भी हमले में घायल हुई। इससे पहले 17 मई को रंजीत सिंह नाम के एक व्यक्ति की राजौरी में जान चली गई, जब आतंकियों ने शराब की एक नई दुकान के अंदर हैंड ग्रेनेड फेंका। सवाल यह कि आतंकियों के निशाने पर साधारण सुरक्षा कर्मी और आम लोग क्यों हैं? आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी में फिर से बसने का क्या मन बना रहे कश्मीरी पंडितों पर हमले तेज कर दिए हैं। 12 मई को ही एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की मैजिस्ट्रेट के दफ्तर के अंदर आतंकियों ने हत्या कर दी। राहुल भट्ट बडगाम की चडूर तहसील के दफ्तर में सरकारी कर्मचारी थे और 2010 में शरणार्थियों के लिए केंद्र सरकार के विशेष रोजगार पैकेज तहत कश्मीर लौटे थे। उनकी हत्या के बाद से कश्मीर घाटी में काम करने वाले कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारी जम्मू में अपना तबादला फिर किए जाने की मांग कर रहे हैं। उन्हें सरकार के सुरक्षा के आश्वासन पर भरोसा नहीं हो रहा है और वो कहते हैं कि वो सरकार के भरोसे को सही साबित करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं है। कश्मीरी पंडित पिछले साल 5 अक्टूबर को एक बुजुर्ग कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की हत्या का भी हवाला देते हैं, जो आतंकवादियों की धमकियों और 1990 में कश्मीर पंडितों के पलायन के बावजूद घाटी में ही बन रहे और श्रीनगर में अपने दवाई की जो दुकान है वो चलाते रहे। उनकी हत्या पर कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी मुसलमान, सब ने नाराजगी जताई थी। कई जानकार राहुल भट्ट और माखनलाल बिंद्रू की हत्याओं की तुलना 1989 में बीजेपी नेता टीका लाल टापू और रिटायर्ड जज श्रीकांत गंजू की हत्या से कर रहे हैं, जब कश्मीरी पंडितों के मन में डर बैठाने के लिए आतंकियों ने यह हत्या की थी। तो 1989 के अंत और 1990 की शुरुआत में कश्मीर घाटी में से बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के हटाए जाने यानी 2019 से जब तक आतंकी 15 कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की कश्मीर घाटी में हत्या तब से कर चुके हैं। तो पिछले साल 5 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तो आतंकियों ने 8 और गैर मुस्लिमों की हत्या के बाद एक हत्या की, जिसमें कई कश्मीरी बाहर से लौटे थे। तो कश्मीरी पंडितों और गैर स्थानीय लोगों की अधिकतर हत्याओं की जिम्मेदारी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने ही कि एक संगठन है द रेजिस्टेंस फोर्स TRF ने ली है। और यही नहीं है, ये सामने आ रहा है कि आतंकियों ने अपनी रणनीति को बदलते हुए हत्याओं के लिए अब ऐसे युवाओं को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो आतंकियों से सहानुभूति रखते हैं। तो सवाल यह है कि आतंकी इस सबसे क्या हासिल कर रहे हैं। इस बीच सरकार जम्मू कश्मीर के हालात को सामान्य बताते हुए वहां पर्यटन के आंकड़ों का हवाला दे रही है। जम्मू कश्मीर पर्यटन अधिकारियों के मुताबिक इस साल मार्च में कश्मीर में सैलानियों का 10 साल का पुराना रिकॉर्ड टूटा है। तो इस साल के पहले 3 महीने में कश्मीर में 3 लाख से ज्यादा सैलानी आ चुके हैं। अप्रैल और मई में भी सैलानियों की तादाद काफी ज्यादा है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला कहते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि पर्यटन की स्थिति सामान्य होने का लक्षण नहीं है, ये आर्थिक गतिविधियों का बैरोमीटर है। सामान्य हालात का मतलब है डर का ना होना, आतंकियों का अपनी इच्छा के मुताबिक हमला ना कर पाना, लोकतांत्रिक नियमों की मौजूदगी, और आप चाहे किसी भी मानदंड से देख लें, कश्मीर सामान्य हालात से काफी दूर है। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। आपको बता दें, हमारे साथ कुछ ही देर में बीजेपी के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह जुड़ेंगे। हमारे साथ इस समय जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद हैं। तो पहले उन्हीं के पास सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।
जो ये हत्याएं लगातार अब सिलसिला शुरू हुआ, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या कारण इसका पीछे मान रहे हैं आप? देखिए, 370 हटाया गया और पाकिस्तान लगा, और जब लगा कि 370 हालात बिल तो स्टेट हैंडलर्स हैं राजनीति में और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनका नुकसान होता था, उनके टेररिस्ट मारे जाते थे, उनके हथियार, बड़े हथियार AK-47 का काम होते थे। तो राजनीति में ये तब्दीली लाई कि अब मॉड्यूल छोटे छोटे होंगे, एक का दूसरे को मालूम नहीं होगा, दूसरे का तीसरे को मालूम नहीं होगा, और जिनकी सहानुभूति टेररिस्ट के साथ है, जो पुलिस में लिस्टेड नहीं है, उन लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा और छोटे हथियार, पिस्टल्स की सब सप्लाई की गई, क्योंकि वो जो टेररिस्ट बड़े हथियार थे AK-47 काफी खो बैठे, काफी कार्डर्स खो बैठे। तो इस पिछले 6-8-7 महीनों से ये राजनीति में तब्दीली आने के बाद उन्होंने टारगेट किलिंग करना शुरू की, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों जो PM पैकेज में जो एम्प्लॉइज लगे हैं, या लेबरर हों तो वहाँ डेवलपमेंट का काम कर रहे थे, चाहे वो IITs हों, IIM हों, मेडिकल कॉलेजेस हों, जो भी डेवलपमेंट के काम है उसमें रोक लाई जाए। कश्मीरी पंडितों को इसलिए टारगेट किया जा रहा ताकि वो दोबारा कोशिश ना करें, जो वहाँ तालिबानाइजेशन की गई है, वहाँ जो उनको 90 में भगाया गया, वो वापस आने की कोशिश ना करें। इसी तरीके से आप देखिए, अब मुझे याद आता है 1990 का वक्त, जिस तरह से अमरीना को टारगेट किया और एक शराब की दुकान को किया। एक मुस्लिम जानवाज फोर्स, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती थी 1990 में, वो उस वक्त जितने थिएटर्स थे, जितनी शराब की दुकानें थी, जितने ऐसी जो दायरे थे जो जिसको वो अन इस्लामिक समझते थे, उनको टारगेट करते थे। ये एक कोशिश है तालिबानाइजेशन करने की कश्मीर में, और इसमें साफ टारगेट्स को चुना जा रहा है और उनको आपने सर एक बहुत अहम बात की कि तालिबानाइजेशन करने की कोशिश है। हमारी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से एक आंकड़ा है कि 26 फॉरेन टेररिस्ट मारे गए हैं पिछले 5 महीनों में। इसमें जो लश्कर तैयबा जो हाफिज सईद का है पाकिस्तान में, 12 मारे गए उनके, और JEM जैश ए मोहम्मद के 14 जो मसूद अजहर चलाता है। तो अपने आप में जो इनका ये आतंकियों का जो ये मंसूबा है, सीमा पार से जो बैठे हैं, उसको हम ब्रेक नहीं कर पाए, क्या ये भी माना जाए? देखिए, इसको मैं इस तरह से लेना चाहता हूं कि इनके जो कार्डर्स थे वो एनकाउंटर्स में इनके बहुत नुकसान हो रहे थे। तो अगर ये इसी तरह चलते तो इनका वहां जो इनके हैंडलर हैं उनको ये ऐसा लगा कि कश्मीर हाथ से निकल गया, हालात नॉर्मल होए जा रहे थे, टूरिज्म पिकअप हो रहा था, इंडस्ट्री लग रही है, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। तो उनको अगर यही इस तरह से चलता, उनको जरूरी था रणनीति में बदलना, और इस रणनीति को बदल के उन्होंने वो अचीव कर लिया। जो डर का माहौल पैदा करने में वो काफी हद तक उसमें कामयाब हुए। और मैं समझता हूँ जब तक ये जितने भी ग्रुप्स हैं बाहर हैं, और ये पिस्टल, छोटे हथियार जो उनको दिए गए हैं टारगेट करने के लिए, इनको जब तक पूरी तरह से लोगों की मदद से लोकल पुलिस इनको आइडेंटिफाई करके और सीज ना करे और इन लोगों को न्यूट्रलाइज नहीं करे, तब तक ऐसी किलिंग्स को रोकना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि बिल्कुल, सर आप ये बहुत अहम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर लगातार अलर्ट पर रहती हैं, हाई अलर्ट पर रहती हैं। अब अगर देखा जाए तो अमरनाथ यात्रा 3 साल बाद एक तरह से होने वाली है, और सिक्योरिटी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, और एक भव्य जो सरकार है, केंद्र सरकार, एक भव्य अमरनाथ यात्रा इस बार करना चाह रही है। 6 से 8 लाख लोग, यात्रीगण, श्रद्धालु वहां पे जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए। बिल्कुल चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये इंश्योर करना है कि कोई बड़ा हादसा ना हो, क्योंकि जब लाखों की तादाद में यात्री आते हैं,
आपको याद होगा 1990s से हमेशा कांग्रेस ने कोशिश की है यात्रा को टारगेट करने की। ये बात अलग है कि वो हर साल कामयाब नहीं हुए। मेरे ख्याल 3-4 बार ऐसी कोशिश हुई है जब वो इस अपने मकसद में कामयाब हुए। मुझे याद आता है 2017 का पीरियड जब मैं खुद डीजीपी था, और 1995 में 2-3 बार ऐसे हादसे हुए हैं जब टेररिस्ट का अटैक करने में कामयाब हुए। आखिरी सवाल वैद सर, अब आज ही इन्फिल्ट्रेशन की खबर आई है या एक दो दिन में केरल में हुआ है, 3 आतंकवादी उसमें मारे गए, लेकिन जो हमारी सुरक्षा बलों ने उनका जखीरा देखा हथियारों का, बहुत बड़ा जखीरा था इन आतंकियों के पास, जो केरल में मारे गए 3 आतंकी। तो ये इन्फिल्ट्रेशन भी बढ़ रहा है। देखिए, आर्मी और पीएसएफ ने एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पे काफी सख्ती की है। मैं इसलिए कह रहा था कि बड़े हथियारों की कमी हो रही थी। पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो उनके हैंडलर हैं डीप स्टेट के, उनको लगता है आज नहीं तो कभी भी नहीं। अगर उनके लिए एक डेस्परेट सिचुएशन है, जिस तरह से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स ला रही है, जिस तरह से डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से टूरिज्म पनप रहा है, इंडस्ट्री के 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें एक जो नहीं चाहते हैं कश्मीर अच्छा हो, उनके लिए एक पैनिक सिचुएशन है, उनके लिए डू और डाई सिचुएशन है। तो वो इस वक्त डेस्परेट होकर ये कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत उतराव चढ़ाव देखे 90 से पिछले 30 सालों में, और बहुत जल्दी इन लोगों को भी आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज करने में कामयाब होंगे, अगर उनका लोगों के साथ राब्ता अच्छा रहा। बिल्कुल, लोगों के साथ राब्ता। और आपने एक अहम बात कही कि ये जो आतंकी वो डर का माहौल बनाने में कामयाब रहे, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती है, इसको पार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको जाना भी है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए वैद साहब। अब हमारे साथ निर्मल सिंह जी मौजूद हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। मिस्टर सिंह, आप किस तरह से देख रहे हैं जो ये इतनी हत्याएं लगातार कभी कश्मीरी पंडित की हो रही, कभी पुलिस वालों की हो रही है, हिंदू मुस्लिम आम आदमियों की हो रही हैं, अभी टीवी स्टार अमरीना भट्ट की हो गई है, क्या आंकलन है आपका? देखिए निधि जी, ये जो है टेररिस्ट ने और पाकिस्तान ने एक स्ट्रैटेजी बदली है, इसको दूसरी नजर से भी देखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो टारगेट किलिंग कर रहे हैं, छुप के आते हैं, और काफी लोग वो हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड वैसा नहीं है, जो वहां से अभी नए रिक्रूट्स हैं, लोकल लोग लड़के इन्होंने रिक्रूट किए हैं, उनको कहा जाता है कि आप अपने मोहल्ले में रहो, और जब भी उनको किसी को टारगेट, तो किसी को किली, जैसे अमरीन की किलिंग की, जाके उसको मार के आओ। क्योंकि ये जो इनको लग रहा है कि ये अभी सीधे तौर पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, आर्मी को जो है उसको फेस नहीं कर सकते। और इसका एक इंटरनल डायमेंशन तो डॉक्टर वैद, जो फॉरवर्ड डीजी, इन्होंने बताया है कि यहां पर टूरिज्म भी बढ़ रहा है, काफी टूरिस्ट हैं। जैसे आप कह रही थी कि अमरनाथ यात्रा की तैयारी हो रही है और बड़े भव्य तरीके से हो रही है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 17,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य है जो पूरा किया जा रहा है। और दूसरा, इसको जो एक्सटर्नल डायमेंशन है उससे भी जो है देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो अपने हालात हैं, जिस प्रकार से इमरान खान और उसकी पार्टी जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, और जो सरकार है वहां पर, वो बिल्कुल कहना चाहिए कि कमजोर विकेट पर है। तो इसलिए उसको भी करने के लिए जो वहां की एस्टैब्लिशमेंट है, आईएसआई है, तो वो नई स्ट्रैटेजी कि वो उसको अपनाई है। निर्मल सिंह जी, माफी चाहती हूं, मैं आपको रोक रही हूं, लेकिन हम पाकिस्तान और इमरान खान का अगर आप जिक्र कर रहे हैं, तो हमें तो अपनी नीति की ओर देखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हम अपने कश्मीर को कैसे संभाल रहे हैं, अगर हम वाकई गंभीर हैं उसके हालात संभालने के लिए। तो जिस तरह से वहां पर ये जनसंख्या, जो डेमोग्राफिक चेंज पूरी करने की कोशिश की गई, धारा 370 हटाई गई, उसके बाद जो एक मरहम होता है, या हमारे कश्मीरी पंडित वो धरने पर बैठे हैं, उनसे मिलने जो राज्यपाल है वो उनसे मिलने इतने दिन बाद गए, पहले नहीं गए। तो जो ये जमीन पर छोटी जो जमीन पर जो भावनाएं हैं जो आहत हुई हैं, उस पर मरहम नहीं लग रहा है अभी। हाँ निधि जी, ठीक है कि ये जो कुछ घटनाएं हुई, जैसे अमरीन जो है उसकी हत्या की गई, पिछले कल जो है पुलिस ऑफिशियल थे सैफुल्ला, उसको मार दिया गया।
राहुल भट्ट की जो हत्या की गई, इसके बाद बहुत जरूर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी एजेंसीज को जो करना चाहिए था वो नहीं किया, और जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को हैंडल भी किया गया, टेयर गैस शेल्स चले और लाठीचार्ज हुआ जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, यह जरूर है, इसीलिए वहां की इंक्वायरी भी हुई, उन पर एक्शन भी हुआ है, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन यह भी हमें देखना होगा कि इससे हम जो लड़ रहे हैं, जो प्रॉक्सी वार, इसमें लगभग 70 के लगभग टेररिस्ट मारे गए हैं सिर्फ अभी इस 2022 में, और सुरक्षा बल की जो आप देखें उनकी शहादत और सिविलियंस की जो है जो शहादत है उस कंपैरिजन में बहुत कम है, क्योंकि प्रॉक्सी वार है और सुरक्षा बल जो है बड़े बहादुरी से लड़ भी रहे हैं, लेकिन क्योंकि छुपा हुआ दुश्मन है, कायर दुश्मन है, छुप के वार करता है, जो साफ टारगेट है, जो घरों में बैठे हुए हैं, आम आदमी हैं, हमारी बहनें हैं, औरतें हैं, हमारे जो भाई हैं, जो वहां ऑफिशियल्स हैं, उनको जो है टारगेट जो चिन्हित करके उसके ऊपर टारगेट करते हैं, इसके कारण और वो जो है अपने मकसद में कामयाब होते हैं, क्योंकि वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी प्रेजेंस है। निर्मल जी बिल्कुल सही है, मंशा जो पड़ोसी उसकी मैं बात इतना नहीं करूंगी, मैं ये कह रही हूँ जो कश्मीरी पंडित हैं वो पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हम मैस रेजिग्नेशन की बात आ गई थी 13 मई को, तो जो उनकी मुश्किलें हैं, जो उनकी मांगे हैं, उसको एड्रेस करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब श्रीनगर वो लाल चौक में उनका प्रदर्शन हुआ, ज्यादा नहीं दिखाया गया, नहीं सामने आया, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें घाटी में नहीं रहना है, आप हमारी पोस्टिंग हम देश के बाहर क्यों नहीं कर सकते, जो एक विश्वास या भरोसा या उनका डर हटाना था वो क्यों नहीं हटा पाए हम। देखिए निधि जी, एक सुझाव आया था जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से आया था कि इनको स्केयर जो जगह हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर सुरक्षा में इनका रात को रहने का तो प्रबंध है, लेकिन इनको वहां शिफ्ट किया जाए, सरकार इसके ऊपर सोच रही है, क्योंकि गांव में कोई टीचर है, गांव में है, उसको पैदल चलना पड़ता है, या उसको हर जगह आप सुरक्षा नहीं दे सकते, तो सरकार को जल्दी से जल्दी सोचना चाहिए, और एलजी साहब ने आश्वासन दिया था कि हम इस पर सोच रहे हैं और जल्दी इस पर कार्रवाई होगी, और जितनी जल्दी कार्रवाई हो उतने हम जाने बचा सकेंगे। और इसी तरीके से, क्योंकि इनको घाटी के अगर बाहर ले जाएंगे, क्योंकि इनकी नियुक्ति वहां हुई है, तो फिर दुश्मन की जो कामयाबी होगी वो भी, क्योंकि हम जो है वो यही तो चाहते हैं कि एथनिक क्लींजिंग, चाहे वो उनको मार के किया जाए, जो भगा के किया जाए, तो इसलिए उसको ठीक है, लेकिन सुरक्षा, जिंदगी की सुरक्षा करना, उनके परिवारों की सुरक्षा करना, वहां चाहे बिजनेसमैन है, जो बाहर के लोग काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा करना, उसके लिए सरकार जो है काम कर रही है। लेकिन कश्मीरी पंडितों को जल्दी से जल्दी सुरक्षित जगहों पर उनको ट्रांसफर किया जाए, वैली में किया जाए, लेकिन वो इमीडिएटली वो वैली, वो कह रहे हैं कि मैं वैली से बाहर क्यों नहीं कर देते, हम भी तो देश के नागरिक हैं, तो हमें बाहर करिए, क्योंकि वो महफूज नहीं है। दूसरी बात सर, जो इलेक्शंस की बात, क्योंकि जो पंचायत चुनाव, जो लोकल ब्लॉक लेवल के चुनाव बड़ी सफलता से बताए जा रहे हैं, वहां पे पूरे हुए हैं, डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज पूरी हो गई है, अब ये उम्मीद की जा रही थी, कहा यह जा रहा है, कयास ये लग रहे हैं कि जल्द से जल्द वहां पे इलेक्शन हो सकते हैं, और क्या इलेक्शंस डिरेल हो ना हो उसको लेकर भी ऐसी गतिविधियां हो सकती, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं उसके लिए क्या तैयारी है, उसके लिए किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में भी कहा और अपने बाकी वक्तव्यों में कहा, पहले जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा था कि यहां पर पंचायत इलेक्शंस होंगे और डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पर ले जाके यहां पर पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा। उसके बाद डिलिमिटेशन की उन्होंने बात की, वो प्रोसेस पूरा हुआ है, आज वो रिपोर्ट सबमिट हो गई है, कल अगले आने वाले वक्त में वो पार्लियामेंट में आएगी, और अगला उन्होंने जो बताया था कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस होंगे, उसके बाद स्टेटहुड मिलेगी। तो अभी मुझे लगता है कि सर लोगों में भरोसा और डर तो नहीं गया, और हालात कश्मीर के सामान्य तो नहीं बने, तो कैसे होगा। देखिए निधि जी, क्योंकि ये टेररिज्म है, ये एक आइडिया है, और उसके पीछे पूरा देश, आप कहेंगे कि पाकिस्तान की बात मत करो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं उसके पूरे देश है, उसका एक ही मकसद है, चाहे वह टूट जाएगा, वो जो है खत्म हो जाएगा, लेकिन कश्मीर में उसको खड़ा करना है। और यहां के जो राजनीतिक लोग हैं, आज जाके डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना आइडियोलॉजिकल जो जिनके उसको जो है उनको सपोर्ट करते हैं, यासीन मलिक के ऊपर सजा होती है तो उस पर अदालतों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, यहाँ के सिस्टम पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो हम जो है प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं। तो इसलिए इसमें इस प्रकार की बात जो टेररिस्ट है, क्योंकि आप ये भी देखें कि आज उनका कोई बड़ा कमांडर जो है सामने नहीं आ रहा,
जो आते हैं मारे जाते हैं। और बिल्कुल, बहुत अहम बात तो ये आप कह रहे हैं कि जो आतंकवाद है वो एक बिना चेहरे का हो गया, फेसलेस टेरर है, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती बन गया हमारे सामने। आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल सिंह हमारे साथ। अब हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं, जम्मू कश्मीर की एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन जामवाल, और ये एक तरह से सार हमें समझाएंगी जो अभी तक हमने बातचीत की। और साथ ही सतीश मालधर भी हैं, कश्मीरी पंडित हमारे साथ हैं। अनुराधा, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे समझना चाहूंगी कि इन हत्याओं के पीछे आपका आंकलन क्या है? देखिए, मिलिटेंसी जो है कश्मीर में वो काफी अरसे से है और नई चीज नहीं है, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव होते रहे हैं। और अगर आप उतार चढ़ाव अगर आप देखें, ग्राफ देखें, अभी वो हमेशा तब कम होता है जब एक ट्रस्ट डेफिसिट दिल्ली और कश्मीर के बीच में कम है। और इस टाइम पे जिस किस्म का हम फेज देख रहे हैं, नया ट्रेंड देख रहे हैं, वो कुछ बहुत मुख्तलिफ। अब बात की जा रही है कि मिलिटेंट्स नई स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर्स हो गए। अब जो किलिंग्स हो रही हैं वो सिर्फ सिक्योरिटी पिकेट्स, सिक्योरिटी बंकर, सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस पे नहीं हो रहे हैं। अटैक जो हो रहे हैं वो टारगेटेड सिविलियंस पे हो रहे हैं, निहत्थे लोगों पे हो रहे हैं। जो चाहे वो पुलिस वाला है, उसकी बेटी थी साथ में, वो निहत्था, कोई किसी के घर में घुस के मार रहा है, दफ्तरों के अंदर जहाँ पे हाई सिक्योरिटी जोन्स हैं वहां पे घुस के मारा गया है। तो ये जो एक ट्रेंड शुरू हुआ है, ये एबरेशंस नहीं है, ये 2019 से इसमें इजाफा आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। दूसरा एक जो अभी पूरी डिबेट में कुछ ये जो टेरर है वो फेसलेस है, उसमें जिनका नाम जो अक्सर जनरल मिलिटेंट्स की लिस्ट में नहीं आता है, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस व्हाइट कॉलर टेररिज्म कहते हैं। तो ये सवाल उठाने की बात है कि क्यों इसकी एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी में है। सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी तब होगी जब एक सेंस ऑफ डिसएम्पावरमेंट लोगों को हो, और वो डिसएम्पावरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं होती ये कंडीशन आपके इलेक्शंस करा लेंगे। आपको लोगों को सेंस ऑफ बिलोंगिंग देनी है, उनको सिर्फ इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बनाना, उनको पॉलिटिकली एक हिस्सा बनाना है। तो जिस तरह से कोई सरकार के जितने भी कदम उठाए गए हैं पिछले 3 साल में, आप चाहे डेवलपमेंट को ले लें, आप टूरिज्म की बात करते हैं, तो टूरिज्म से ऐसा नहीं है कि कुछ किसी को फायदा नहीं है, कुछ लोगों को डेफिनेटली जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको इकोनॉमिकली बेनिफिट हो रहा है। लेकिन डेवलपमेंट एक किस तरह की हो रही है, वो इंक्लूसिव है कि नहीं है, वो एक चीज है। दूसरा है सिक्योरिटी का पहलू जो उससे जुड़ा हुआ, बिल्कुल जुड़े हुए सवाल है। लेकिन सिक्योरिटी का जो मुद्दा है, हम बात कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान करने नहीं देता। पाकिस्तान, चाइना, ये फैक्टर्स जो हैं वो हमेशा से रहे हैं, पिछले 70 साल में रहे। लेकिन अगर आप बातचीत के रास्ते एक्सटर्नली, सिक्योरिटी के 2 डायमेंशंस हैं, एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल है। अगर आप एक तरफा अप्रोच होगी तो शायद नहीं बिल्कुल चलेगा। आपने एक बहुत अहम बात कही अनुराधा, मैं आपको रोक रही हूँ कि ये जो बातचीत वाली बात है उससे ही गुरेज करते हैं जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है। सतीश महालधर हमारे साथ हैं। सतीश जी, कश्मीरी पंडितों की व्यथा हम देख रहे हैं, लगातार वहां पे विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, उस बात का जिक्र भी हुआ है, सरकार चाहती है आप लोग बसे रहें। एक पक्ष कश्मीरी पंडितों का वहां पे कह रहा है कि हमें बाहर भी भेजें, नौकरियों में महफूज रहना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रास्ता निकलता है इसका? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि हमारे बच्चे अकेले हैं, वो डरे हुए हैं। जो सरकार की स्कीम थी, चाहे मनमोहन सिंह जी ने रखी थी, वो 5 पॉइंट पैकेज प्रोग्राम था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो कोई स्कीम नहीं आई, जो भी चल रहा मनमोहन सिंह की समय से ही चलता आ रहा है। इवन दैट हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड। हम तो ये कह रहे हैं कि टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रंस,
पूरी कौम को वहां पर रिहेबिलिटेट करो ताकि हम अपने बच्चों के साथ रहे, उनके इमोशनली कनेक्टेड रहे और उनकी सुरक्षा को देखें। देखने बात यह है कि सिक्योरिटी को लेके राहुल भट्ट को तहसीलदार के ऑफिस में वहां पर मेन गेट पे 4 पुलिस वाले होते हैं, कम से कम 50 से 100 एम्प्लॉइज वहां पर होते हैं, सारे देखते हैं, नोबडी इज कंडेमनिंग। अमरीन भट्ट को मारा जाता है कल रात को, वहां पर गोली मारी जाती है, एक सिविलियन को, एक ऑनेस्ट पेट्रोइट को मारा जाता है। कोई भी आदमी घर से बाहर आके पड़ोसी कंडेम नहीं कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी साइलेंस इज किलिंग कश्मीर। दैट मीन्स देयर इज नो कनेक्ट बिटवीन द सिक्योरिटी फोर्सेस एंड द सिविलियंस। कंट्री टू दैट आप ये देखिए, माइसूमा जब यासीन मलिक की कल वहां पर सेंटेंस आना शुरू हो जाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं पत्थरबाजी के लिए, बट जब अमरीन मरती है वहां पर पड़ोसी बाहर नहीं निकलता है वो कंडेम करने के लिए। राहुल भट्ट मरता है तो उसके अपने ऑफिस वाले वहां पर बाहर प्रोटेस्ट नहीं करते हैं कि सर हमारा कुलीग था, हमारा भाई था, हमारे साथ काम करता था, हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। सो देयर इज अ कंप्लीट डिस्कनेक्ट। रही बात डेवलपमेंट की बात हम करें, अगेन पीपल आर पुश टू द वॉल। सरकार को कश्मीर हमारा अटूट अंग नहीं बोलना चाहिए, कश्मीर सरकार को यह बोलना कश्मीरी हमारे अटूट अंग है, हमारे दिल के टुकड़े हैं। द रीजन बीइंग इज उन्होंने पिछले आप 2012 से लेके चलिए, दे हैड प्रॉमिस, इवन आई विल गो लेटेस्ट टू 2014, गवर्नमेंट सेड हम वहां पर 650 स्कूल बनाएंगे। आप बजट ले लीजिए, पिछले 4 साल का बजट ले लीजिए, हर बारी वो बजट लैप्स होता जा रहा है पर एक स्कूल नहीं बना। सरकार ने कहा 2019 में 650 स्कूल्स का टारगेट था, एक स्कूल नहीं बना। सरकार ने कहा 2019 में हम वहां पर डिग्री कॉलेजेस बनाएंगे, 52 डिग्री कॉलेजेस बनाएंगे। पिछले 114 साल का रिकॉर्ड है, टोटल 10 डिग्री कॉलेजेस बने थे, एक साल में 52। itself is a question mark. Even the paper has not been drawn on it. Like that, similarly, अब आप कश्मीरी पंडित्स की बात करो, there are 72 schemes which are applicable in entire Jammu and state, but कश्मीरी पंडित को एक भी स्कीम के लिए he is not eligible. Why? And why? It is a bias system. हमारे को ना घर का रखा है ना घाट का रखा। हम तो यही कहते हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं, वो सिक्योरिटी को लेके परेशान हैं, तो पूरे कौम को वहां पर रिहेबिलिटेट कीजिए ताकि हम अपने बच्चों को देख पाए, उनकी सुरक्षा को देख पाए और डे टू डे बेसिस पे जो इश्यूज हैं हम वो भी एड्रेस कर पाए गवर्नमेंट के साथ। जी बिल्कुल, बहुत आपने अहम बात की। और जो आपने शिक्षा की बात की कि 600 स्कूल का वादा किया था, 52 कॉलेजेस का वादा किया था, वो पूरा नहीं हुआ, तो ये तो अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जो शिक्षा है उसका तो लाभ सभी को मिलता है, सभी कौमों को मिलता है, और उसका जो असर होता है आतंकवाद की कमी में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। अनुराधा आप जुड़ी, धन्यवाद। और जो तमाम जो जिस तरह से एक अहम बात कही है यहाँ पर सतीश जी ने, उनका ये कहना है जो डिस्कनेक्ट है उसको समझना बहुत जरूरी है। जिस तरह से वैद सर ने बोला था कि ये एक बातचीत की जो बात है, जिस तरह से अनुराधा भसीन भी कह रही है, जो एक पॉलिटिकल बातचीत होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो शायद जवाब हम सबको मालूम है और हम सब जानते हैं, लेकिन कब इस ओर आगे बढ़ा जाएगा, कैसे हाथ बढ़ाया जाएगा, ये देखना बहुत अहम होगा। तो एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, लौटेंगे, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। दिल्ली सरकार के तहत आने वाले सभी स्टेडियम्स में खिलाड़ी अब रात 10 बजे तक प्रैक्टिस कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ने यह आदेश तब जारी किया जब इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने ये खबर छापी कि दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में एक वरिष्ठ IAS अधिकारी की अपने कुत्ते के साथ शाम की सैर के लिए स्टेडियम को 7 बजे तक खिलाड़ियों से खाली करा दिया जाता है। त्यागराज स्टेडियम के ट्रैक पर कुत्ते के साथ IAS अधिकारी संजीव खीरवार। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी कि उनकी शाम की सैर की वजह से खिलाड़ियों का 8 साढ़े 8 बजे तक चलने वाला अभ्यास शाम 7 बजे रोका जाने लगा। खीरवार दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। खबर आने के बाद मुख्यमंत्री का बयान भी आया, अभ्यास का समय बढ़ाया गया। हमने एक्सटेंड किया है टाइम। हमने ये मेरी नज़र में आया था सुबह कि गर्मी बहुत हो गई है, जिसकी वजह से स्पोर्ट्समैन जो हैं उनको दिक्कत हो रही है। 6 बजे या 7 बजे बंद हो जाता है,
तो हमने ऑर्डर जारी कर रहे हैं कि सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हमारी रात को 10 बजे तक, ताकि शाम होने के बाद भी स्पोर्ट्समैन जो है उसका इस्तेमाल करें। गर्मी के चलते प्रैक्टिस का वक्त शाम 7 किया गया, पर खिलाड़ियों के मुताबिक पहले 8:30 बजे तक वे अभ्यास करते थे। लेकिन आईएएस अधिकारी के स्टेडियम में आने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों को शाम 7 बजे ही ट्रैक से हटाने में जुट जाते थे। कुत्ते को टहलाने के लिए अगर एथलीट्स को स्टेडियम खाली करना पड़ता है तो ये बहुत शर्मनाक बात है। इसके लिए उस आईएएस ऑफिसर को माफ़ी मांगनी चाहिए और दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। उनको अपना डॉग टहलाना है तो ले जाकर के सड़कों पर टहलाएं, दूसरी जगह जाकर टहलाएं, पार्कों में ले जाकर के टहलाएं, ना कि स्टेडियम में उसका यूज करें। ये मिस यूज है और अपने पद का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। नियम के मुताबिक भी ट्रैक खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए होता है। त्यागराज स्टेडियम में इस मसले पर कोई बात करने को तैयार नहीं हुआ। उधर एनडीटीवी ने भी संजीव खीरवार से संपर्क साधने की कोशिश की, पर बात नहीं हुई। वहीं खीरवार ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि मेरी वजह से प्रैक्टिस रुकने की बात निराधार है। मैं कभी कभार ही कुत्ते के साथ ट्रैक पर जाता हूं, जब खिलाड़ी नहीं होते तब जाता हूं। कभी किसी एथलीट को स्टेडियम से बाहर जाने को नहीं कहा। कुत्ते को भी ट्रैक पर तभी छोड़ता हूं जब कोई नहीं होता। अगर यह आपत्तिजनक है तो इसे बंद कर दूंगा। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। ऐसे तमाम नारे खेल और खिलाड़ियों को लेकर दिए जाते हैं, पर ऐसी खलल से खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है। खबर के बाद असर तो है, पर ज़रूरत सरकारी तंत्र को पहले से भी नज़र रखने की है, क्योंकि आज की कोशिश कल की कामयाबी है, आज की पहल कल के लिए पदक। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।